हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनएस साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 पार्ट देख लिए। आज चौथे पार्ट में कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, अलग से टॉपिक है रुधिर की वर्ग की वंशागति, अर्थात जो ब्लड ग्रुप थे एबीओ ब्लड ग्रुप समूह, वह वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इस रुधिर वर्ग वंशागति की जो बताने वाले थे वो वैज्ञानिक थे बर्नस्टीन ने बताया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण है। आनुवांशिक लक्षण का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए इसकी वंशागति 3 जीनों पर निर्भर करती है। कितने जीनों पर? 3 जीनों पर। ये जीन्स होते हैं। ये जीन्स कौन कौन से हैं? एंटीजन ए के विकास के लिए अल्फा ए जीन, एंटीजन बी के लिए अल्फा बी जीन तथा ओ के लिए अल्फा ओ जीन होते हैं। और अगर इन तीनों जीनों की हम बात करें, अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ, इन तीनों में अल्फा ए व अल्फा बी जीन हमेशा अल्फा ओ पर प्रबल होते हैं, अर्थात अल्फा ए व अल्फा बी जीन अल्फा ओ पर डोमिनेट करेंगे। और इन्हीं डोमिनेट होने के कारण ये रुधिर वर्ग की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। इनको हम एबीओ ब्लड ग्रुप को अब हम वंशागति के आधार पर या इन जीन्स के आधार पर एक टेबल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग की वंशागति को सारणी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रम संख्या, माता पिता में रक्त का प्रकार, नेक्स्ट कॉलम में बच्चों में स्वाभाविक रक्त का प्रकार। पहले कॉलम में पिता इंटू माता। अगर पिता इस ब्लड ग्रुप की है, माता इस ब्लड ग्रुप की है, तो बच्चों में कौन से रक्त का प्रकार संभावित हो सकता है? फर्स्ट में देखिए, पिता का रक्त वर्ग ओ है, माता भी अगर ओ है, तो बच्चों में जो संभावित रक्त होगा वो ओ ही वर्ग होगा। दूसरा देखिए, अगर पिता ओ वर्ग से है, माता अगर ए वर्ग से है, तो इसमें वर्ग ओ भी हो सकता है और रक्त का प्रकार ए भी हो सकता है। तीसरे देखिए, अगर पिता ओ रक्त समूह से है, माता का रक्त समूह बी है, तो इसमें रक्त बच्चों में होने वाला ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। चौथे में देखिए, O इंटू ए बी, यानी पिता का रक्त समूह O, माता का ए बी, तो इसमें रक्त समूह ए व बी हो सकता है। अर्थात हमने पहले ही बताया था अल्फा ए और अल्फा बी जीन अल्फा ओ पर प्रबल होते हैं। पांचवा में, अगर पिता ए है और माता बी है, तो इनमें रक्त समूह ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। पिता का रक्त समूह ए, माता अगर बी है, तो इसमें चारों संभावित हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पिताजी ए है और माता बी रक्त समूह की है, तो इसमें ओ रक्त समूह, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और ए बी, यानी चारों हो सकते हैं। साथ में देखिए, अगर पिता ए है और माता ए बी है, तो इसमें 3 होंगे, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और ए बी, बच्चों में संभावित रक्त समूह। अगर पिता बी है और माता भी अगर बी है, तो इसमें रक्त समूह या तो बी ग्रुप होगा या ओ ग्रुप होगा। नंबर प्रकार है बी और ए बी, पिताजी बी ग्रुप के और माता ए बी की, तो इसमें ए बी और ए बी तीनों होने की संभावना रहेगी। और लास्ट है, अगर पिता भी ए बी रक्त ग्रुप समूह है और माता भी ए बी की है, तो इसमें भी तीनों होने की संभावना रहेगी, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह ए बी। तो इस सारणी के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चों में रक्त की संभावना क्या रह सकती है। एबीओ तंत्र के बाद में अगला तंत्र है आरएच सिस्टम या आरएच तंत्र। सबसे पहले तो आरएच तंत्र की खोज की थी। आरएच तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर। इन्होंने क्या किया? रिसस मकाका, इंपोर्टेंट है, रिसस मकाका बंधन में इस आरएच की खोज की और इसी रिसस नाम के कारण इसे रिसस कारक भी कहा जाता है। और अगर इस आरएच तंत्र की बात करें, यह तंत्र रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थित
पर आधारित है, अर्थात आरएच एंटीजन रक्ताणु की सतह पर उपस्थित है या अनुपस्थित है उस पर आधारित है, और इस आरएच एंटीजन को ही आरएच फैक्टर या आरएच कारक के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ फैक्ट और है आरएच के कारण, जिसके मनुष्य के अंदर आरएच कारक उपस्थित होगा वो आरएच प्लस या उसको कहेंगे आरएच धनात्मक, और जिन व्यक्तियों में आरएच कारक अनुपस्थित या अभाव होगा वो होते हैं आरएच नेगेटिव या आरएच ऋणात्मक कारक। अर्थात आरएच की जो उपयोगिता है, आरएच उपस्थित रहेंगे कारक वो आरएच प्लस या आरएच धनात्मक कहलाएगा, और जिन कारकों में आरएच कारक अनुपस्थित या अभाव होगा वो आरएच नेगेटिव कहलाएगा। इन नेगेटिव पॉजिटिव के कारण ही हम रक्त समूहों को ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव कहा जाता है। अर्थात ये जो आयन चढ़े हुए हैं ये आरएच फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति बताते हैं, और ये आरएच एंटीजन रक्ताणु की सतह पर पाया जाता है। अब अगर कुछ बात करें कि भारत के अंदर आरएच पॉजिटिव कितने लोग होते हैं, लगभग 93% आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं भारत में, और तथा 7% के आसपास आबादी आरएच नेगेटिव पाई जाती है। तो अर्थात भारत में सर्वाधिक आरएच धनात्मक समूह वाले लोग लगभग 93% और आरएच नेगेटिव वाले लगभग 7% लोग पाए जाते हैं। आरएच फैक्टर से संबंधित एक शिशुओं में बीमारी होती है जिसको कहते हैं अर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और ऐसे शिशुओं को रीसस शिशु भी कहा जाता है। यदि माता आरएच नेगेटिव और पिता आरएच धनात्मक, अगर दोनों में शादी होती है और प्रथम बार जब मां गर्भ धारण करती है तो ऐसे होने वाले शिशु हमेशा आरएच पॉजिटिव होते हैं, जो सामान्य अवस्था में होते हैं, क्योंकि इस समय माता के शरीर में पिता के आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव हमेशा प्रभावी होता है, इसलिए आरएच पॉजिटिव प्रथम शिशु में प्राप्त होता है। इन माता के रुधिर में अगर एंटीजन आरएच नेगेटिव है और इनकी संख्या अगर लगातार बढ़ती जाती है तो दोबारा मां गर्भ धारण करेगी, परंतु प्रथम संतान के जन्म के बाद दोबारा गर्भ धारण की स्थिति में माता के रुधिर में एंटी आरएच एंटीबॉडी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ शिशु के रुधिर में पहुंचकर शिशु के रक्ताणु को लयन कर देती है। लयन का मतलब नष्ट करना चालू कर देती है। तो ऐसे शिशुओं की हमेशा सेकंड शिशु में मां गर्भ धारण करती है तो बच्चों की मृत्यु होने की संभावना रहती है, और इसी रोग को हम एर्थ्रोब्लास्टो फेटालिस कहते हैं। एर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस शिशुओं का जन्म हमेशा समय से पूर्व, अर्थात ऐसे शिशुओं का जन्म समय से पूर्व हो जाता है तथा इन शिशुओं में रक्ताल्पता का मतलब होता है खून की कमी होती है, और से रक्ताल्पता को दूर करने के लिए स्वच्छ रक्त द्वारा रुधिर प्रतिस्थापित करके, अर्थात उस बच्चे में जो रक्त है उसको निकाल के उसकी जगह दूसरा स्वच्छ या शुद्ध खून उसकी जगह रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन है इम्पोर्टेंट कि ऐसे समय अगर प्रसव के ठीक पूर्व लगभग 72 घंटे के भीतर आरएच माता को एंटी आरएच बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है। इंपोर्टेंट लाइन है ये काफी, अर्थात प्रसव से ठीक लगभग
72 आवर्स 72 घंटे के अंदर ही RH माता को कौन सा इंजेक्शन, RH एंटी नेगेटिव बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन। इंग्लिश में कहेंगे ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोगुलेशन, अर्थात रुधिर वाहिकाओं में से बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेल के समान संरचना परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जब कभी भी हमारे चोट वगैरह लगती है तो ये रुधिर का जो तरल पदार्थ है एकदम ये तो कट वाले स्थान से या चोट वाले स्थान से बाहर आता है और एक जेल जैसी संरचना होती है और ये पपड़ी के रूप में जम जाता है। इसे ही हम कहते हैं, जिसे थक्का कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, थक्का। और इस थक्का क्लोट कहते हैं। थक्का बनने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंदन। और स्कंदन की क्रिया रुधिर में उपस्थित अनेक मतलब लगभग 13 स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात रुधिर को थक्का बनाने के लिए जो कारक होते हैं वो लगभग 13 कारक स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है तथा इन कारकों को, स्कंदन कारकों को जो प्रेरित करते हैं, प्रेरित करने वाले कारकों को प्रेरक स्कंदन कहते हैं तथा इन प्रेरक स्कंदन को रोकने वाले कारकों को प्रतिस्कंदन कहा जाता है। इन स्कंदन की क्रिया में फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन, पट्टिकाणु एवं कुछ अन्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात रुधिर के जो थक्का जमने की क्रिया होती है उसके अंदर जो स्कंदन की क्रिया होती है उसके अंदर इंपोर्टेंट फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन, पट्टिकाणु व कुछ अन्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं। स्कंदन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों में सबसे पहले जो चरण है उसमें देखिए, जो चरण कहलाता है वो कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिन कारक मतलब जब कभी हमारे शरीर में उत्तक क्षति यानी किसी उत्तक में क्षति होती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बनता है तो पट्टिकाणुओं का टूटना और उत्तक क्षति होना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन ग्लाइकोप्रोटीन व फास्फोलिपिड्स का बना होता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिक में जब कुछ कारक, स्कंदन कारक 7 नंबर और स्कंदन कारक 10 व कैल्शियम आयन, ये दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में बदल देते हैं। और जो दूसरा चरण होता है वो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। इस चरण में भी कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रूप में होता है और इसमें कैल्शियम आयन मिलते ही ये स्कंदन की क्रिया थ्रोम्बिन में बदल जाती है और थ्रोम्बिन बन जाता है और थ्रोम्बिन सक्रिय होता है। तीसरा चरण आता है फाइब्रोनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। जब प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय कैल्शियम आयन से तो थ्रोम्बिन सक्रिय बदल जाता है तो आगे फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है जो घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? घुलनशील अवस्था में। और फाइब्रोनोजन ये प्लाज्मा में पाया जाता है और ये घुलनशील प्रोटीन होती है और ये घुलनशील प्रोटीन आगे फाइब्रिन एकक अघुलनशील प्रोटीन में बदलती है और अघुलनशील प्रोटीन या फाइब्रिन एकक प्रोटीन कैल्शियम आयन से क्रिया करके या परस्पर जुड़कर एक ये फाइब्रिन तंतु का निर्माण करती है। फाइब्रिन तंतु एक जालनुमा संरचना होता है। यह जालनुमा संरचना फाइब्रिन प्लस रुधिर कणिकाएं दोनों आपस में मिलकर चोट या कट के स्थान पर एक जाल बना लेती है और जाल में ये रुधिर कणिकाएं
फंस जाती है और ये रुधिर कणिकाओं के फंसने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, थक्का जमना कहते हैं। और इससे रुधिर स्राव रुक जाता है। और रुधिर सामान्यतः स्कंदन की हम बात करें, स्कंदन 6 से 10 मिनट होता है। स्कंदन की जो रेट है वो 6 से 10 मिनट का समय लगता है स्कंदन होने में और इस प्रकार रुधिर का थक्का जम जाता है। एक बार इसको वापिस समझ लें। थ्रोम्बोप्लास्टिन का प्रोथ्रोम्बिन बदलना, ये हमारा फर्स्ट चरण था, स्टेप। दूसरा स्टेप ये वाला था, प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय, कैल्शियम आयन जुड़ के थ्रोम्बिन सक्रिय में बदल जाना। और थर्ड स्टेप ये है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदल जाना तथा रुधिर का थक्का का निर्माण करना। उत्तक क्षतियों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक 10 और कैल्शियम आयन करके इसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय में बदल देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय में कैल्शियम आयन जुड़कर प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होता है, इसमें कैल्शियम आयन जुड़कर थ्रोम्बिन सक्रिय में बदल जाता है। और ये थ्रोम्बिन सक्रिय फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन जो घुलनशील प्रोटीन होता है फाइब्रिन, इसको फाइब्रिन एकलक अघुलनशील यानी अघुलनशील प्रोटीन में बदल देती है। और फाइब्रिन एकलक अघुलनशील प्रोटीन घुलनशील पदार्थ में कैल्शियम आयन जुड़ के एक जालनुमा संरचना जैसे फाइब्रिन तंतु जाल कहते हैं और इसमें रुधिर कणिकाएं मिलती हैं जिससे रुधिर का थक्का जम जाता है। और रुधिर का थक्का या स्कंदन की जो मिनट बताई मैंने आपको 6 से 10 मिनट का समय लगता है रुधिर का स्कंदन होने में। रुधिर स्कंदन। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। इससे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप NS साइंस क्लासेज आपका अपना YouTube चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ाई का स्तर या इन वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। धन्यवाद।